ఎందుకంటే వాళ్ళ ద్వారా మిగతా ప్రజలకి చాలా డేంజర్ అవుతున్నాయి. కొంతమంది ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నారు. ఏం మాకు సిమ్టమ్స్ లేవు, ఏం హోమ్ క్వారంటైన్ అంటే ఈ తమాషా కాదు. అది గొప్ప గవర్నమెంట్ చెప్పారు హోమ్ క్వారంటైన్, పక్కా అది హోమ్ క్వారంటైన్ 14 days పీరియడ్ ఏముంది, పక్కా మీరు చేయాలా. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। आसिफ जा साहब नवाब बिन उस्मान अली खान की 54वीं बरसी के मौके पर नवाब हैदर अली खान सदर खानाजाद एसोसिएशन की क़यादत में एसोसिएशन के अरकान ने मस्जिद ज्योति किंगकोटी में वाक़ मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई और निज़ाम को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नवाब हैदर अली खान ने कहा कि हाल ही में लंदन की बैंक ने निज़ाम के असासजात जो कि 300 करोड़ रुपये के करीब हैं हुकूमत हिंद को वापस कर दिए और उसमें से एक हिस्सा नवाब मुकरम जा को मिला है। उन्होंने कहा कि मुकरम जा अपनी इस रकम में का एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तानी फ़ौज को अतिया के तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि उनके दादा ने भी हिंदुस्तान और चीन की जंग के दौरान ऐसा ही किया था। हैदर अली खान ने कहा कि निज़ाम ने अपनी वसीयत में कहा था कि खानेज़ादों को अपने असासे का एक हिस्सा दे, लेकिन निज़ाम फैमिली उन्हें इस हिस्से से महरूम रख रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हुजूर निज़ाम आला हज़रत मीर उस्मान अली खान की 54वीं बरसी मुनक़द हुई। 1968 में इनकी पहली बरसी अलहाज नवाब यूसुफ अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह मनाए थे और अब उसके बाद उनके फर्जंद नवाब हैदर अली ये बरसी का सिलसिला जारी रखे हुए खानाजादों के प्रेसिडेंट हैं और आज 54वीं बरसी मुनक़द अमल में आई। मस्जिद ज्योति पर हाज़िरी दिए, कुरान ख़वानी हुई और उनकी मग़फ़िरत के लिए, बख्शिश के लिए दुआ की गई। निज़ाम अपनी ज़िंदगी में हिंदुस्तान के गोशे गोशे कोने कोने में हर मज़हब व मिलत के लोगों को इमदाद पेलौस किए थे। 1962 में हिंदुस्तान और चाइना की, इंडिया और चाइना की जंग हुई थी। उस मौके पे जबकि वज़ीर आला जनाब लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पे अपील किए थे कि हिंदुस्तान की आवाम से जंग में हिंदुस्तान के पास माशी हालत सही नहीं है, मदद के लिए अपील किए थे हिंदुस्तान की आवाम से। तो आला हज़रत हुजूर निज़ाम वो अपील सुन के लाल बहादुर शास्त्री को फ़ोन किए और अपनी ख्वाहिश जाहिर करे कि इमदाद करने के लिए, हिंदुस्तान की मदद करने के लिए। फिर शास्त्री खुद आए हैं किंगकोटी को। निज़ाम सरकार उनको 600 से ज़्यादा टन सोना, गोल्ड डोनेशन दिए उनको इंडिया की हेल्प करने, और ऐसा कई पैसा इंडिया की गवर्नमेंट को दिए हुए। अगर उसका इंटरेस्ट भी रहा तो हिंदुस्तान के अवाम को, फ़ौज को आज भी इंडिया की गवर्नमेंट मदद कर सकती है पैसे से। रिसेंटली जो निज़ाम उस ज़माने में पैसा रखाए थे लंदन में, पाकिस्तान क्लेम करा था पैसे का, वो निज़ाम की ज़िंदगी से केस चल रहा था और वो पैसा मिला तो खानाजादों को भी देने का निज़ाम ने वादा किया था। अभी रिसेंटली वो पैसा मिला तो वो पैसे में इंडिया गवर्नमेंट मुकरमजा मुखमजा 3 जनों में बांट लिए वो लोग। तो कितना पैसा मिला पब्लिक को डिक्लेयर नहीं कर रही, गवर्नमेंट को कितना मिला डिक्लेयर नहीं कर रही। आज भी बॉर्डर पे जो चाइना से झड़पें हो रही, तो हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए वो पैसा गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती। उनकी लाइफ में जब उन्होंने दिए थे, अभी इतने 54 साल के बाद भी निज़ाम का पैसा गवर्नमेंट के पास है। क्या इस्तेमाल करी गवर्नमेंट वो पैसे का, कितना पैसा मिला नहीं बोल रहे हैं। उसके लिए केसा जो इतने साल लड़े हैं उसकी फ़ीस भी लंदन की कोर्ट ऑर्डर दी के उसका पेनल्टीज पाकिस्तान की गवर्नमेंट 26 करोड़ रुपए देना। अब जो पैसा मिला 306 करोड़ है वो, जिसमें ये लोग हिस्से कर लिए। कितना मिला गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करना पब्लिक को, और वो पैसा लेके कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट। इस वक्त फौज को काम आ सकता पैसा हो, और खानाजादों के भी वास्ते निज़ाम वादा करे थे वो भी दे सकते वो लोग, क्योंकि मुस्तहक़ है वो लोग।
असली हकदार है वो पैसे के वो लोग। अब उनके कारनामे निज़ाम के तो पूरी दुनिया को वाजे है, तो इतने साल के बाद भी आज भी उनका पैसा काम आता। हाल ही में पैसा वो लंदन की कोर्ट अलॉट करी सोई। अब अगले बोलिए। और इंडियन गवर्नमेंट से हमको उम्मीद है कि ये पैसा वो लोग खानाजादों में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि निज़ाम ने वादा किया था ये पैसा मिला तो इसमें से खानाजादों को देंगे बोल के। तो हम लोग भरोसा रखते हैं इंडिया की गवर्नमेंट पे कि वो लोग संजीदगी से इस मामले में सोच के खानाजादों को भी पैसा दिया जाए। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने निज़ामात को मुस्तरद कर दिया कि वो औकाफी जायदादों और कब्रस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि औकाफी जायदादों पर कब्जा करने वाला माफिया और खबरों का धंधा करने वाले मुतवल्लियान अब एक दूसरे के साथ हो गए और इस तरह उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कब्रस्तानों में मुसलमानों को तदफीन की इजाज़त देनी चाहिए, खा वो मुतवफ़ी कोविड-19 से मरा हो या फिर उसकी तबई मौत हुई हो। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मुस्तहिक़ अफराद को वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑक्सीजन फराहम करने का मंसूबा बनाया गया है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के इजलास में जो 18 जुलाई को होने वाला है, क़तई फैसला किया जाएगा। आज पूरी आवाम परेशान है। आज तेलंगाना में भी जो ना पूरे लोग कोविड के पेशेंट्स है जो ग्रेवयार्ड्स में जो दफनाने नहीं दे रहे, बहुत बहुत गलत बात है ये। कोविड-19 क्या चीज़ है? निमोनिया है। अपने पास निमोनिया बोलते, बाहर कोविड-19 बोलते, तो लिहाजा ये बात गलत है। आप लोग इसको ऐसा सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जगह देना चाहिए। वहाँ जगह नहीं देने से जो है ना लोग परेशान हो जा रहे हैं इसमें। और कुछ बीच में अपने आप को उल्मा बोल के ये लोग जो है ना पेश करे, वहाँ पर आके जो है 200 रुपये का बोर्ड लगा दिए, ये जो है ना आवाम को गुमराह कर रहे बोल के, बिल्कुल सरासर गलत है। बोर्ड में बाकायदा रेजोल्यूशन लिए हम लोग, रेजोल्यूशन 6 तारीख की बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन लिए, लेके जो है ना हम लोग उसके बाद में सीईओ हम लोग ऑफिशियल जाके फाउंडेशन रखे वहाँ। उसके बाद में जो है ना 1-2 दिन के बाद में एक माफिया, लैंड माफिया निकल के जो है ना अपने आप को जो है ना ऐसा ऐसा बोले, तो चेयरमैन जाहिल है हुए बोले, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अल्लाह से डर के काम करता हूँ और करते रहूँगा। वक्फ बोर्ड में नहीं भी हूँ तो बराबर जो अपने से आवाम के लिए सपोर्ट है, बराबर सपोर्ट रहेंगी आवाम को। और ये नहीं कि मतलब मैं यहाँ कोई पोस्ट पे हूँ तो कोई मैं चेयरमैन बोल के नहीं रहता हूँ। मैं एक खादिम हूँ, यहाँ पर एक खादिम हूँ, खादिम रहूँगा। आवाम के लिए खिदमत करने के लिए है। और केसीआर साहब की हिदायत पे हम लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पर वक्फ बोर्ड में भी हमसे जो हो सकता कर रहे हैं। कोई आके प्रेशर भी डाला तो हम डरने वाले नहीं हैं उस पर, क्योंकि हम बराबर कानूनी काम करेंगे और जितना शरीयत के हिसाब से बराबर हम आवाम को सपोर्ट करने का काम करेंगे। और सिलेंडर्स का भी जो है, सिलेंडरों का शॉर्टेज है, कहते गवर्नमेंट भी कर रही, वक्फ बोर्ड से भी क्या होता, हम लोग 13 तारीख की बोर्ड मीटिंग में हम लोग उस पर डिसीजन लेंगे। सर ये पूरा मामला क्या है? 10 एकड़ जो जमीन है उससे तनाज़ा ये वक्फ की लैंड है जी, किधर है? ये पहाड़ी शरीफ में, उसके तहत 2000 चिल्लर एकड़ जमीन है। ये लोग बोले डिफेंस से परमिशन, डिफेंस से परमिशन क्यों लियो? वक्फ लैंड पे लैंड हमारी है, तो हम डिफेंस वाले कौन? डिफेंस वाले अपनी बाउंड्री बना लिए लोग। हम हमारी लैंड पे हम बोर्ड लगाए, हम हमारी लैंड पे हम साफ कराएंगे। वहाँ जो अगर जगह शायद पड़ी तो वहाँ पर दफनाने लगाएंगे। तो ये लोग कौन बोलने वाले? ये लोग को एक माहौल होना, चेयरमैन को डरा के जो है ना अपन ये करके कुछ दूसरे काम निकाल लेने के लिए। बट चेयरमैन पिघलने वाला चेयरमैन नहीं है। या अल्लाह से डरते हैं हम, अल्लाह की मेरे को हिदायत है, मैं वही काम करूँगा जो अल्लाह की तरफ से है। और सीएम साहब हमको पूरी तरीके से बोर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग बोर्ड पूरा मिलके हम लोग अच्छे से अच्छे काम करेंगे। सर एक और सवाल है। आप सिलेंडर्स का सोचे बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन जो बात हो रही है उसके सिलसिले में जो गुस्ल का मसला है, तजहीज़ और तकफीन का मसला है, क्या वक्फ बोर्ड की तरफ से इस सिलसिले में कोई हम प्लान है? 13 तारीख के दिन उसके बारे में हम बात करेंगे। बोर्ड मीटिंग में होगा फैसला हो। और जो लैंड जो है, आप अपने आप को बोल रहे जाहिल वेल, पहले आप देख लो, आपको दीन इस्लाम नहीं मालूम है। आपको जो है ना एक प्लॉट बेचे वहाँ पर डबिलपुरे में, आपके ऊपर FIR बुक हुआ, ये लैंड की सेल डीड है हामिद हुसैन चुत्तारी साहब, हाँ उनकी सहन है, यहाँ पर सहना भी है उनके, बेचे सो हर चीज़ है। आप जो है ना अपने आप को धुलाने के लिए हमारे को डरा रहे, हम डरते नहीं।
हम जो केसेस है निकालेंगे एक एक के, खामोश नहीं बैठेंगे हम। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती है, अल्लाह की अमानत है, उसको प्रोटेक्ट करना हर एक का फर्ज है, समझे आप। चेयरमैन ही नहीं, हर मुसलमान उसके ऊपर बात कर सकता है, उसके ऊपर वक्फ प्रॉपर्टी पे। वक्फ प्रॉपर्टी हर एक की है, मतलब कोई चेयरमैन बोल के ऐसा नहीं है। अब जो आप ये बोले उस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और बल्कि बिलों की माफी का मुतालबा करते हुए कांग्रेस आई के सैकड़ों कारकुनों ने आज गांधी भवन पर जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। ये कारकुन जिले कलेक्ट्रेट हैदराबाद का घेराव करने के लिए गांधी भवन से निकल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनमें सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक वजीर शब्बीर अली, साबिक रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर फिरोज खान और सदर यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव वगैरह शामिल थे। आज कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में डिमांड कर रही है कि तेलंगाना में लॉकडाउन के अंदर जो करंट का बिल महीना महीना वसूल करने के बजाय गवर्नमेंट 1 साल 3 महीने का बिल लेने से उसका जो टैरिफ है वो बदल गया। उसको अगर 150 यूनिट आता था, 3 महीने मिला के 450 यूनिट हो गया। तो करंट जब उसका 4 रुपये बिल आता था यूनिट को 4 रुपये, वो जाके 9 रुपये यूनिट हो गया। तो उसके वजह से आज 3 गुना 4 गुना करंट का जो बिल बढ़ गया है वो बिल माफ़ करो। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि गरीबों को, वाइट कार्ड होल्डर्स को पूरा बिल माफ़ कर दो 3 महीने का, और जो बड़े लोग हैं उन लोगों को महीनावारी जो बिल आता था उसमें डिवाइड करके उनका जो बिल बनता वो ले लो, उसमें डिस्काउंट कर रहे नहीं बोल रहे हम, मगर इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए माफ़ करने का कांग्रेस डिमांड कर रही है। कांग्रेस पार्टी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल 2 गुना 3 गुना नाजायज़ बिलां जो तेलंगाना के गरीब और कमज़ोर आवाम के ऊपर थोपी गई है, उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। आज कांग्रेस का डिमांड ये है कि ऐसे नाजुक हालात में जहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक है और 4 महीने से नौकरियां चले गए, नौकरियां हैं तो सैलरी कट ऑफ है, पेंशन कट ऑफ है, कारोबार नहीं है, रोटेशन ऑफ कैश नहीं है, लोग भूख से परेशान है, बीमारी से परेशान है, डीजल पेट्रोल के रेट से परेशान है, और ये स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के बिल डबल ट्रिपल डाल दी। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लेवल, वाइट कार्ड होल्डर्स जितने भी लोग हैं आप उनकी बिल को माफ़ कर दीजिए, और एमएसएमईज बोल तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बोल तो छोटे फैक्ट्रियाँ, छोटे बिजनेस जिसके पास भी है उनका कारोबार ठप हो गया, उनको आप माफ़ कर दीजिए। और आप लोग एपी ट्रांसको से ये गुजारिश है कि आप लोग बिलों में रेक्टिफिकेशन करना, आप लोग बिलां मिस्टेक कर दिए, आप टेलीस्कोपिक बिलिंग नहीं करें, नॉन टेलीस्कोपिक बिलिंग करके आप डबल ट्रिपल चबल डाल दिए। तो आज आवाम परेशान है, शॉक हो गई, डायलेमा में कैसा ये बिलां पे करना। सो कांग्रेस पार्टी प्रेजेंट हुकूमत को ये बात बोलती कि जब हम एपी ट्रांसको के एमडी को बात करना चाह रहे हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्ट्रिसिटी अजय मिश्रा साहब अपॉइंटमेंट नहीं देते, जगदीश्वर रेड्डी मिनिस्टर आके ये बात बोलता कि सब चीज़ करेक्ट है, आपको 3 इंस्टॉलमेंट आज देते, इस पर इंटरेस्ट भी डालते, मुख्यमंत्री एक भी स्टेटमेंट नहीं देते। तो मुख्यमंत्री का हाल आप देखिए, आप मुख्यमंत्री को तकब्बुर गुरूर आ गया, और एक दिन ये इनका सवाल रहेगा, इनका अहंकार इनको विकास, इनका अहंकार इनको विनाश करेगा। तो कांग्रेस पार्टी की एक मांग है कि ये बिलों को आप मेहरबानी करके इंसाफ से ये गरीबों के सर पे डालिए और बीपीएल फैमिलीज़ को माफ़ कर दीजिए, एमएसएमईज़ को माफ़ कर दीजिए। जय हिंद, शुक्रिया। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असेंबली जयप्रकाश रेड्डी ने संगारेड्डी में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मर्ज पर काबू पाने और मरीजों के इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान
टीआरएस पार्टी की एक कारपोरेटर को 5 दिन तक किसी भी दवाखाने में शरीक नहीं किया जा सका। अगर हुक्मरान पार्टी के मुंतखबा नुमाइंदों का ये हाल है तो फिर अंदाजा लगाइए कि आवाम का क्या होगा। जयप्रकाश रेड्डी ने कहा कि रियासत के लिए 1 लाख वेंटिलेटर्स और 2 लाख ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कि वो इसका इंतजाम करे। రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, నేను సంగారెడ్డి హెడ్ క్వార్టర్లో ఎవరికైనా కరోనా వస్తే సంగారెడ్డి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే అక్కడ ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీ లేదు, అట్లాగే మన వెంటిలేటర్ లేదు అక్కడ. మంత్రి హరీష్ రావు అసలు ఈ మధ్యకాలంలో అక్కడనే తిరుగుతున్నాడు, జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ సంగారెడ్డికే వస్తున్నాడు. ఆయన ఎవరికి ఫోన్ చేస్తున్నాడు? ఆయన కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి వాళ్ళ అదృష్టం బాగుండి ఇంటికి ఎవరైతే పోతారో వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి ఆప్లోగా కైసే హై, మంచిగా ఉన్నారా, బాగున్నారా అని అడుగుతున్నాడు. కానీ ఎవరికైతే పాజిటివ్ వచ్చి దవాఖానలో ఇబ్బంది పడుతున్నారో, ఎవరికైతే పాజిటివ్ వచ్చి ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ళలో వాళ్ళకు సీట్లు దొరుకుతలేవో, ఎక్కడ కూడా మరి సీట్లు దొరుకుతలేవు కదా, అదే బెడ్స్ దొరుకుతలేవు కదా, బెడ్ ఇప్పియాలా అని ఆ ఇంటికి ఫోన్ చేస్తలేడు మంత్రి హరీష్ రావు, జిల్లా మంత్రి. అట్లాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో సూపరింటెండెంట్ పిలుచుకొని ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు, ఎంతమందికి ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి, ఎన్ని వెంటిలేటర్స్ కావాలని సూపరింటెండెంట్ పిలిపించి రివ్యూ చేసి జిల్లా కలెక్టర్ కానీ జిల్లా యంత్రాంగం కానీ డిఎంఎడ్హెచ్ఓ కానీ సూపరింటెండెంట్ పిలిపించి సంగారెడ్డి హెడ్ క్వార్టర్లో, సంగారెడ్డి నియోజకవర్గమే కానీ కాదు 7 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కరోనా పాజిటివ్ వల్ల. మంత్రి హోదాలో మరి సపోజ్ ఇంతమంది ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ లేక వెంటిలేటర్స్ లేక హైదరాబాద్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాం మేము. మంత్రి హోదాలో ఒక 1000 మందికి స్పేర్లో 1000 మందికి ఆక్సిజన్, ఒక 1000 మందికి వెంటిలేటర్లు ఏర్పాటు చేసి పెట్టుకోవాలని ఒక ఇంగిత జ్ఞానం కూడా మంత్రికి లేదా? रियासत के संबंध में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने आज जिले खम्मम के मदिरा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ अबकी बिलों की माफी का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। बाद ऐसा उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से रियासत के किसान सबसे ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन उन पर भारी बरकी बिलों का बोझ डाल दिया जा रहा है। डीजल की कीमतों से भी उनको भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बरकी बिलों को माफ़ करे। मल्लू भट्टी विक्रमा ने रियासती वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी के इस बयान को गलत करार दिया कि कांग्रेस के दौर में बरकी की शरह सबसे ज़्यादा थी। కరోనా సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ విధించినటువంటి సందర్భంలో రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఇళ్లలోంచి బయటికి రాకుండా, ఎటువంటి ఆదాయం లేకుండా, బతకటానికి వేరే మార్గం లేకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనందరికీ తెలిసిందే. దాదాపు 100 సంవత్సరాల్లో ఒకసారి ఇటువంటి పాండమిక్ వచ్చినప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే ప్రజల బాధ్యతలన్నింటినీ తీసుకొని దానికి అనుగుణంగా నిర్ణయాలు చేయాల్సినటువంటి ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ సందర్భంగా బతకటమే కష్టం అన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కరెంటు ఛార్జీల్ని నాన్ టెలిస్కోపిక్ విధానంతో, అంటే ఒక నెలలోది 2వ నెలలోకి, 2వ నెలలోది 3వ నెలలోకి, ఈ రకంగా వాటన్నిటిని ఒకటే స్లాబ్లా కలిపేసి ఆ స్లాబ్ సిస్టాన్ని హైయర్ యూనిట్స్లోకి వెళ్ళేటట్టుగా లెక్కేసి దానికి సంబంధించి బిల్లులు ఆ రకంగా ప్రజలకు పంపించడం అనేది చాలా దుర్మార్గం. కేవలం స్లాబ్ సిస్టాన్ని పెంచడమే కాదు, ఈవెన్ మీటర్ ఛార్జీలు, మీటర్ రెంట్ను కూడా పెంచి దాంట్లో యాడ్ చేశారని చెప్తా ఉన్నారు. ఇది కూడా చాలా దుర్మార్గం. సహజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇటువంటి విపత్తులు సంభవించినప్పుడు వాటికి సంబంధించిన బిల్లుల్ని రద్దు చేసే ప్రక్రియ చేపడతారు ఎవరైనా బాధ్యత కలిగిన ప్రభుత్వాలు ఎవరున్నా కానీ. దురదృష్టం ఈ ప్రభుత్వం అటువంటి బాధ్యతలు తీసుకోకపోగా మామూలుగా ఉన్నటువంటి కరెంటు బిల్లుల కంటే ఎక్కువగా కరెంటు బిల్లులు వేసి నాన్ టెలిస్కోపిక్ విధానంతో 3 నెలల బిల్లులు కలిపి ఒకటే స్లాబ్ సిస్టమ్ తీసుకొని వచ్చి బిల్లులు ప్రజలు కట్టలేనంత పెద్ద ఎత్తున బిల్లులు వేసి
ఇవాళ బిల్లులు కట్టండి లేకపోతే కట్ చేస్తాం కరెంట్ అని చెప్తున్నటువంటి ఈ దుర్మార్గమైన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ ఆగడాలని తీవ్రంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఖండిస్తూ ఉన్నాం. कारवान की मशहूर सब्जी मंडी को गुज़िश्ता 3 माह से बंद रखने के जेएसएमसी के फैसले के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। मुकामी दुकानदारों ने कहा कि इस सारे इलाके को कंटोनमेंट करार देने की वजह से यहाँ की दुकानात बंद है और कारोबार वालों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस इलाके में सब्जी और फलों का कारोबार करने वालों का कहना है कि अगर जेएसएमसी वक्तन फवक्तन सैनिटाइज करते हुए इस मार्केट को खोल दे तो लोगों को बड़ी सहूलत होगी। साहब ये 4 महीने से मंडी सब्जी मंडी बंद है साहब। ये यहाँ पर पूरे मिडिल क्लास के लोग हैं, रोज़ कर लेके खाने वाले हैं। एक रोज़ भी अगर दुकान नहीं चले और एक रोज़ भी कारोबार नहीं चला तो भूखे रहने का परिस्थिति है। अभी लोग खर्चा ला के खा रहे हैं। अभी 4 महीने से पूरा मंडी बंद है और कोई भी सब कुछ आके बोल लिए ऑफिसरों को, सबको कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हमारे को। हम कैसा जीना, अब कैसा रहना। हम 4 महीने हो गए अभी तक, 22 मार्च 22 से बंद है, आज तक मंडी खुला नहीं। हम मैडम से जाके भी बोले तो कमिश्नर को मिलो बोल के बोल रहे, हम किसको मिलना, क्या करना, हम अनपढ़ लोग हैं यहाँ पूरे जितने भी जी रहे, हमारे कुछ भी है रूल्स वगैरह मालूम नहीं। हमारा मंडी खुलना, मंडी खुले तो हम जी सकते, नहीं तो यहीं आत्महत्या कर लेके मर जाते पूरे लोग हैं जितने भी दुकान वाले। 400 के ऊपर दुकान है और हमारा रोजगार पूरा दुकान के ऊपर ही है। रोज 500-800 कमा के किराया बन के खाते रहते हम। अब अगर मंडी अगर 2-3 दिन में नहीं खुले तो पूरे लोग गैस का तेल डाल लेके मर जाते पूरे यहीं अब। और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है हमारे का। खर्चे दिए सुने भी खर्चा मांग रहे, यहाँ रोजगार नहीं चला सो हम खर्चा पैसा बनेंगे और किराया कैसा बनेंगे हम। अभी तक 30-40 हज़ार रुपये खर्चा ला के खा गए साहब हम। हमारा पूरा रोजगार इसके ऊपर ही, हम जीने का इसके ऊपर ही है। हम कैसा जीना। कोई भी ऑफिसरों का नहीं तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अगर 2-3 दिन में मंडी नहीं खुला तो यहाँ पूरे लाशा निकलेंगे मंडी में। ये जीएचएमसी मैडम से भी मिले, जाके कमिश्नर को मिलो बोल के बोल रहे हम कहाँ जाना, क्या करना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हमारे। अब हमारे एक ही रास्ता है, गैस का तेल ला लेने का ही रास्ता है और कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन खोलने के दूसरे मरहले में तारीखी मकामात को खोल देने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले के बाद आज तारीखी चार मीनार और गोलकुंडे को सयाहों के लिए खोल दिया गया, लेकिन शाम 4 बजे तक भी यहाँ कोई सयाह नहीं आया। महकमा आर्कियोलॉजी ने तारीखी मकामात का मुशाहदा करने वालों के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करने की सहूलत फराहम की थी। महकमे के ज़राए ने बताया कि अगर आवाम का इसी तरह का रिस्पांस रहा तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इन तारीखी मकामात को दोबारा बंद कर देने पर गौर कर सकता है। इसी दौरान लाड़ बाज़ार पत्थरगट्टी की दुकानात ने अपने कारोबार शुरू कर दिए। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते इन दुकानात के मालिकीन ने अपने कारोबार को 8 दिन के लिए रज़ाकाराना तौर पर बंद रखने का फैसला किया था। नरीटमेंट पुलिस से वाबस्ता 7 मुलाजिमीन कोविड-19 से सेहतयाब होने के बाद दोबारा ड्यूटी पर रुजू बेकार हो गए। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने इन पुलिस मुलाजिमीन को सर्टिफिकेट्स और तोहफ़े पेश किए। उन्होंने कहा कि रसाकुंडा पुलिस अपने हुदूद में मास्क को लाजिम करार देती है, चुनाचे मास्क न पहनने वालों को 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। दूसरी मरतबा भी खिलाफ वर्जी करने पर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इन फैमिली वी शुड बी हेल्दी, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ కూడా హెల్దీ ఉండాలా, మన పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా అందరం హెల్దీ ఉండాలా. దెన్ ఓన్లీ వీ క్యాన్ సర్వ్ కమ్యూనిటీ బెటర్ అన్నమాట. ఈ కమ్యూనిటీలో కూడా ఈ మధ్యలో మనం చూస్తున్నాము, కొంతమంది దృష్టికి వస్తున్నాయి మాస్క్ ధరించలేదు, కొంతమంది సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు. మన వాళ్ళ మీద గట్టిగా చర్య ఉంటుంది. ఈరోజు పొద్దున్న నుంచి మళ్ళీ స్పెషల్ డ్రైవ్ స్టార్ట్ చేశాము. సెక్షన్ 51 డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఎవరెవరు మాస్క్ ధరించలేదు వాళ్ళకి 1000 రూపాయల జుర్మానా తప్పదు. వీఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ నౌ గోయింగ్ ఫర్ మాస్క్ అని. తర్వాత ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కూడా ఎక్కడెక్కడ మెయింటైన్ చేయట్లేదు. దానికి సంబంధి ప్రజలు కూడా డయల్ 100కి కానీ వాట్సాప్ కంట్రోల్ 9490617111కి కంప్లైంట్ చేస్తే చాలు, ఇమీడియట్ చర్య ఉంటుంది. నిన్ననే ఇక్కడ డిమార్ట్ కుషాయిగూడ మీద కేసు అయింది. అక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు, అంత అల్లరి ఉంది అని. ఈ మార్కెట్, ఫిష్ మార్కెట్ కావచ్చు, కూరగాయ మార్కెట్ కావచ్చు, ఎక్కడ కూడా. తర్వాత ఎవరికి క్రిమేషన్, ఫ్యూనరల్, ఈ ఫ్యూనరల్ అప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ముందు జాగ్రత్త చర్య 100% తీసుకోవాలి. మ్యారేజెస్ ఓన్లీ 50 మెంబర్స్ అలౌడ్ ఫర్ మ్యారేజెస్. ఎక్కడైనా 51, 52 కూడా దొరికితే వాళ్ళ మీద చర్య తప్పదు. విల్ బుక్ అ కేస్, లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ అనమాట. ఎవరైనా ఉంటే విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ యాక్షన్. సో ప్రజలు కూడా సిటిజన్ పోలీసింగ్, ప్రజలు కూడా ముందుకు వచ్చి ఎక్కడ ఇట్లా వయలేషన్ ఉంటే తప్పకుండా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. తర్వాత ఎవరు హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉన్నారు, పాజిటివ్ డిక్లేర్ అయినారు, అప్పుడు కూడా బయట వస్తారు, ఉన్నారు కొంతమంది.
వాళ్ళకు మిరపక్క కూడా కేసు తప్పదు. వాళ్ళు పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మా కేసు తప్పదు అని వాళ్ళకు కూడా నేను హెచ్చరిక ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ళ ద్వారా మిగతా ప్రజలకి చాలా డేంజర్ అవుతున్నాయి. కొంతమంది ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నారు, ఏం మాకు సిమ్టమ్స్ లేవు, ఏం హోమ్ క్వారంటైన్ అంటే ఈ తమాషా కాదు. అది కప్ప గవర్నమెంట్ చెప్పారు హోమ్ క్వారంటైన్, పక్కా అది హోమ్ క్వారంటైన్ 14 days పీరియడ్ ఏముంది, పక్కా మీరు చేయాలా. पुलिस बशीराबाद ने कोमपल्ली के पास कल एक खांगी ऑरेंज ट्रेवल्स की बस की तलाशी के दौरान उसमें से 10 लाख रुपए माले थी 60 किलो गांजा जब्त किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर पद्माजा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि ये गांजा इंकापल्ली से हैदराबाद को स्मगल किया जा रहा था। उन्होंने खांगी बस ऑपरेटरों से कहा कि वो सामान लोड करने से कबल उनके बारे में मालूमात कर लें, क्योंकि गैर कानूनी काम करने वाले बस कार्गो को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। చూస్తారు కదా మేడం సరుకు ఏముంది. సో అపీల్ టు ఆల్ ద కార్గో ట్రావెలర్స్ కానీ లేకుంటే ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఎవరైనా కూడా, సో పోలీస్ వారి విన్నపం ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ప్యాకెట్స్ ఇచ్చి మనకి బుక్ చేసుకుంటారో దయచేసి దాంట్లో ఏం పెడుతున్నారో ఫ్రెజైల్ అయితే అది ఫ్రెజైల్ ఉందా లేదా అవన్నీ కూడా మీరు వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాతనే బుక్ చేసుకోండి. లేకపోతే రేపొద్దున మీకు తెలియకుండా కానీ తెలిసి కానీ చేస్తే మీరు కూడా వన్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్గా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది చాలా వరకు. కాబట్టి ఇట్స్ ఏ జెన్యూన్ అపీల్ టు ఆల్ ది ట్రాన్స్పోర్టర్స్, టు ది అది ప్రైవేట్ కానీ పబ్లిక్ కానీ ఎవరైతే మన దగ్గరికి అది తీసుకొని వచ్చి మనకు పార్సల్ చేయమని అడుగుతారు, దాన్ని మీరు చూసిన తర్వాతనే మీ దగ్గరే దాని పార్సల్ కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి అక్కడే ప్యాక్ చేయిస్తే బెటర్. డ్రైవర్ కానీ క్లీనర్ కానీ వాళ్ళు ఏమి ఇంట్రాగేషన్ చేస్తారు మనకి ఇచ్చి వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ మీదనే మనకి ఇది దొరికింది. సో వాళ్ళని కూడా వెరిఫై చేస్తాము అండ్ దే విల్ బికమ్. ఈ సిరాజ్ అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ అండి. మదన్ అనే వాడు దొరికితే మాత్రం ఖచ్చితంగా వేరే ఏదైనా ఇన్వాల్వ్మెంట్. నయీం వ్యాన్ ఇచ్చిన అతను వీళ్ళకి ఆమ్ని వ్యాన్ ఇచ్చారు. సో వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి అనకాపల్లికి వెళ్ళారు, అక్కడ ప్రాడ్యూస్ కలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఆరెంజ్ ట్రావెల్లో వేసి. అంటే బేసిక్గా దీంట్లో తీసుకొని వస్తే పోలీస్ వాళ్ళకి ఎక్కడో చోట చెకింగ్స్ దొరుకుతాము అన్న ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇలాంటి ఆల్టర్నేట్ విధానాన్ని వాళ్ళు ఎంచుకున్నారు. కాబట్టి అల్టిమేట్లీ దీంట్లో కార్గో ట్రావెలర్స్కి కూడా ప్రమేయం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చెక్ చేసుకొని బుక్ చేసుకుంటే బెటర్. कोविड-19 के चलते मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन में नरमी के बाद डोमेस्टिक एयरलाइंस के कारोबार में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 25 मई को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 फ्लाइट्स रवाना हुई थी और जबकि 19 फ्लाइट यहाँ पहुंची थी और सिर्फ 3000 मुसाफिर सवार थे। लेकिन कल तक हैदराबाद एयरपोर्ट से 120 फ्लाइट्स आई और गईं, जिससे 12,000 से ज्यादा मुसाफिर ने इस्तेफादा किया। इसी दौरान मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि अब तक 30,000 से ज्यादा फ्लाइटें उड़ान भरी हैं और 75,000 से ज्यादा मुसाफिर ने इससे इस्तेफादा किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने की गलत इत्तला फैलाने पर एक तेलुगु अखबार के एडिटर वेंकटेश्वर राव के खिलाफ पुलिस जुबली हिल ने एक मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इस बेबुनियाद खबर की इशाअत से लोगों में एक किस्म का हैजान पैदा हो गया था। रहमतनगर के एक टीआरएस लीडर मोहम्मद इलियास की शिकायत पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। एंटी करप्शन के हुक्काम ने सैफाबाद में वाक़ कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऑफिस सुपरिटेंडेंट लक्ष्मण और जूनियर असिस्टेंट विपिन को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि घटकेसर के खांगी स्कूल सेंट मारिया स्कूल के तालीमी निसाब को स्टेट से सेंट्रल सिलेबस में बदलने के लिए उन्होंने ये रकम तलब की थी। आगे की तहकीकात जारी हैं। जलपल्ली में वाक़ मस्जिद यासीन की मौकूफ़ा अराजी पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस पहाड़ी शरीफ ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। मस्जिद कमेटी के सदर शेख मूसा यासीन ने मीडिया को बताया कि हनीफ नामी एक शख्स मस्जिद से मुतसिल खुली अराजी पर कब्जा करके तामीरात शुरू कर चुका है। हालांकि अराजी एक कब्रस्तान और दीनी मदरसे के लिए मुख्तस की गई थी। उन्होंने वक्फ बोर्ड से भी अपील की कि वो इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करें। ये प्रॉपर्टी एक्चुअल है अपना कमान जलपल्ली की कमान से राइट में आने के बाद मस्जिद यासीन है, उसके एडजेसेंट बाजू में ये ज़मीन है। ये सिर्फ मदरसे के लिए ली गई थी, इसका कोई ख़रीद नहीं हो सकता, कोई फ़रोख्त नहीं हो सकता। अगर जो भी इसको ख़रीदेगा या फ़रोख्त करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पिछले टाइम पे जिसने ये की है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है इंशाल्लाह और मज़ीद कार्रवाई करेंगे। इसका कोई सर्वे नंबर है? इसका सर्वे नंबर 88 है।
तो आवाम से खुसूसन गुजारिश है कि इस प्रॉपर्टी का कोई फ़रोख्त नहीं होगा और आइंदा कोई भी इसके लिए कोई भी डीलिंग नहीं होगी। ये किसकी कौन सी कमेटी के तहत है? ये अहले जमात मंसूरी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी की है, वक्फ की गई प्रॉपर्टी है। इस पर किसी का इख्तियार नहीं, ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी। बरखी बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से बरखी बोर्ड के सब डिवीजन ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि लॉकडाउन से पहले ही से लोग परेशान हैं और उन पर बरखी के भारी बिल्स किसी जुल्म से कम नहीं हो सकते। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बरखी बिलों को माफ़ कर दे। धरना देने वालों में साबिक़ सदर नशीन मार्केट कमेटी बी वेणुगोपाल, साबिक़ कॉप्शन मेंबर मोहम्मद गौस, साबिक़ मंडल प्रजा परिषद मेंबर सदाशिव रेड्डी, नारायणपेट टाउन कांग्रेस कमेटी के सदर सी शशिकांत, काउंसलर मोहम्मद सलीम, मोहम्मद कलीम हसन उद्दीन, यूसुफ ताज, अब्दुल रहमान चांद, बाबा मतकी और दूसरे शामिल थे। गच्चीबोली में कायम तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए तैयार हो गया है। इस हॉस्पिटल के लिए 200 नर्सों का तकर्रुब अमल में आ गया है, जिनकी गांधी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग हो रही है। इस दवाखाने में 1224 बिस्तरों की गुंजाइश है, जबकि 100 वेंटिलेटर्स और 1000 ऑक्सीजन लाइन फराहम किए जाएंगे। ओडिशा के जिले कमंडल के जंगलाती इलाकों में पुलिस के साथ झड़प में 4 नक्सलाइट्स हलाक हो गए, इनमें खातून भी शामिल है। मौके में जंगलात के गवर्नर ने बताया कि झड़प के दौरान कई नक्सलाइट फरार होने में कामयाब भी हो गए। मरने वालों के पास से असला का भारी जखीरा भी बरामद हुआ है। इन नक्सलाइट्स में से 2 की गिरफ्तारी पर इनाम भी रखा गया था। 24,248 कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की तादाद अब करीब 7 लाख हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 425 नई अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक मरने वालों की तादाद 19,693 हो गई है। महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है, कोरोना वायरस के जुमला 2,06,819 मरीज हैं, जबकि 8,882 अफराद फौत हुए हैं। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आता है, जहां मरीजों की कुल तादाद 1,11,651 है, जबकि 1,510 अफराद मर चुके हैं। मरकजी दारुल हुकूमत दिल्ली की हालत भी बड़ी ख़राब है और वहां जुमला मरीजों की तादाद 1 लाख के निशाने को छू गई है, जबकि 3,067 अफराद मर चुके हैं। पूरी दुनिया में कोविड-19 का कहर बदस्तूर जारी है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी दुनिया में अब तक 1,14,00,000 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं और मरने वालों की तादाद 5,33,000 तक जा पहुंची है। अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, कोविड-19 के मरीजों की तादाद 28,80,000 हो गई है, जबकि 1,32,906 अफराद फौत हो चुके हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप